ये केडिगो का एक चार्ट है। उसमें आपके पास अगर कोई पेशेंट आरपीजीएन के साथ आएगा, सबसे पहले आपने जो काम करना है, आपने उसमें एल्वुलर हेमरेजेस को इंक्लूड या एक्सक्लूड करना है। ठीक है, अगर आरपीजीएन है और एल्वुलर हेमरेजेस भी आ रहे हैं, आपने कंफर्म किया इधर ऑन HRCT स्कैन या आपने DLCO किया, दोनों चीज़ें मिल गई, लाइक रीनो पल्मोनरी इन्वॉल्वमेंट मिल गई। आपने क्या करना है, पेशेंट को हाई डिपेंडेंसी यूनिट में एडमिट करना है, उसकी सीरोलॉजी में तीनों टाइटर्स बेचना है, एंका भी बेचना है, ANA भी बेचना है, GBM का टाइटर भी बेचना है। जो भी उसके साथ एसोसिएटेड इन्फेक्शन है या ट्रिगरिंग इवेंट है, उसको आपने मिनिमाइज करना है, और आपने पेशेंट का 24 आवर्स के अंदर बायोप्सी विद इम्यूनोफ्लोरेसेंस करना है। ठीक है, अगर आपकी बायोप्सी की रिपोर्ट आपको अवेलेबल मिल जाती है, विद इन 24 आवर आ जाती है, तो ये इसका गोल्ड स्टैंडर्ड होगा अलॉन्ग विद टाइटस। तो आपने क्या करना है, पेशेंट का अगर आ भी जाता है या नहीं भी आता, आपने पेशेंट को वेट नहीं कराना कि बायोप्सी जब तक नहीं आएगी हम उसको ट्रीट नहीं करेंगे। आपने पेशेंट की प्रोविजनल ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देनी है। उसमें आपने तीनों चीज़ें देनी है, प्लाज्मा देना है, स्टीरॉइड देना है, साइक्लोफॉस्फोमाइड देना है। ठीक है, वो कैसे कैसे देंगे वो बात की कहानी है। लेकिन अगर पेशेंट आपके पास रीनो पल्मोनरी इन्वॉल्वमेंट में आया है, आपने फ़ौरन से बायोप्सी करनी है 24 आवर में, और तीनों चीज़ें स्टार्ट कर देनी है। ठीक है, जब तीनों चीज़ें आपने स्टार्ट की, उसके बाद आपने मॉनिटर करना है रीनल फंक्शंस को। ठीक है, पल्मोनरी जो भी इन्वॉल्वमेंट है, इन्फिल्ट्रेट्स, उसके लिए हम देखते रहेंगे, और टाइटर्स चेक करते रहेंगे। फिर टाइटर्स अगर आपके रिजल्ट आ जाते हैं, लाइक सीरोलॉजी आ जाती है या बायोप्सी की इम्यूनोहिस्टोलॉजी आ जाती है, उस पर अगर आपकी डायग्नोसिस कंफर्म होती है तो आप फर्दर प्रोसीड करेंगे। या अगर आपको लग रहा है एज ऑफ द क्रीसेंट फाइब्रस है, तो फिर ऑब्वियसली फिर हम उसमें इम्यूनो सप्रेशन नहीं देते। एल्वुलर हेमरेज होते हैं तो कंटिन्यू करते हैं, अदरवाइज बंद कर देते हैं। ठीक है, दूसरा सिनेरियो जिसमें एल्वुलर हेमरेजेस पेशेंट को एब्सेंट है, नहीं है, तो ये वो वाले पेशेंट होंगे जो आइसोलेटेड आरपीजीएन वाले पेशेंट होंगे। ठीक है, उसमें फिर आपने पेशेंट का प्रेजेंटेशन देखना है। अगर तो पेशेंट डायलिसिस डिपेंडेंट रीनल फेलियर के साथ आ रहा है, लाइक सारे सिम्टम्स हैं, उसको यूरीमिया है, उसको ओलिगोयूरिया है, एडवांस किडनी फेलियर का पेशेंट है, मतलब 5.5 क्रेटिनिन से ज़्यादा क्रेट है, तो उसमें हम एग्रेसिव ट्रीट नहीं करते। अगर उस पेशेंट को एल्वुलर हेमरेजेस एब्सेंट है, उसमें तभी करते हैं अगर एल्वुलर हेमरेजेस प्रेजेंट है। अब ये जो बॉक्स है ना, जो आपका राइट साइड पे, ये आपका डिट्टो आपके पास पेपर के BCQ है, कि पेशेंट है गुड पासे डिजीज का और यूरीमिया के साथ आया है, और सारे उसमें ये आपको चीजें मेंशन की होंगी, क्रेटिन उसका 5.7 है या 6.5 है, इस तरह का सिनेरियो आता है, उसके क्रीसेंट्स आपके मिल रहे हैं, तो आप उसको ट्रीट करेंगे या नहीं करेंगे। आपने उसमें दो चीजें नोट करनी है, एक तो एल्वुलर हेमरेजेस एब्सेंट या प्रेजेंट। प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली ट्रीट करेंगे। दूसरा सिनेरियो वो है कि एल्वुलर हेमरेजेस भले एब्सेंट हो, लेकिन अगर आपका एज ऑफ द क्रीसेंट जो है ना वो सेल्युलर है, लाइक रीसेंट ऑनसेट है, उसमें भी ट्रीट करते हैं। ठीक है, अगर ये यहाँ सेल्युलर मेंशन होगा, सेल्युलर क्रीसेंट, तो आपने एग्रेसिवली ट्रीट करना है, अदरवाइज नहीं करेंगे। ये मैं पास पेपर्स भेजूंगी आपको, ये बार बार आया हुआ ये वाला पूरा बॉक्स। अच्छा, एक ये हमारी रिकमेंडेशन है, अगेन वही चीज़ है कि आप पेशेंट को ट्रीट करते हैं तीनों चीज़ों से, स्टीरॉइड, साइक्लोफॉस्फामाइड विद प्लाज्मा फेरेसिस, इन ऑल पेशेंट्स विद एंटी-GBM एक्सेप्ट दोज जो आपके पास आएंगे डायलिसिस डिपेंडेंट प्रेजेंटेशन के साथ। 100% क्रीसेंट होगा एंड मोर देन 50% स्क्लेरोसिस होगा। अब देखिए ये वाली लाइन उसके उलट है, क्रीसेंट 100% है लेकिन स्क्लेरोसिस है। स्क्लेरोसिस का मतलब है पेशेंट एडवांस हो गया है ना, फाइब्रोसिस की तरफ चला गया है, उसमें ट्रीट करने का फायदा नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ 100% क्रीसेंट हो विद सेल्युलर ओरिजन, तो आपने पेशेंट को ट्रीट करना है। ठीक है, अच्छा प्लाज्मा एक्सचेंज हम कैसे देते हैं, हम प्लाज्मा एक्सचेंज डेली करते हैं फॉर 14 डेज या अंटिल पेशेंट का टाइटर अनडिटेक्टेबल हो जाए। ठीक है, तो ये आपसे ड्यूरेशन पूछा जाता है कि कितने डेज आप करेंगे। आप प्लाज्मा एक्सचेंज डेली करेंगे मिनिमम 14 डेज या अंटिल एंटीबॉडी टाइटर नेगेटिव हो। ठीक है, प्लाज्मा एक्सचेंज करने का तरीका क्या होता है कि आपने पेशेंट का बॉडी वेट कैलकुलेट करना है, उसका आपने फार्मूला क्या होता है वो मैंने आगे लगाया है। अभी के लिए आप याद रखें 40 से 50 ml/kg बॉडी वेट देंगे आप, उसमें रिप्लेसमेंट फ्लूइड हम 5% एल्ब्यूमिन देंगे। और अगर तो पेशेंट को एल्वुलर हेमरेज हो रहे हैं या उस पेशेंट का बायोप्सी हो रहा है लास्ट 24 से 48 आवर्स में, तो ब्लीडिंग रिस्क ज़्यादा होगा, तो उसमें हम उसको FFP देंगे। ठीक है, अच्छा कोई मुझे बता सकता है कि 5% एल्ब्यूमिन में एल्ब्यूमिन कितना होता है। ये हमने कहा रिप्लेसमेंट फ्लूइड कौन सा देते हैं, अगर एल्ब्यूमिन नहीं दे सकते तो कौन सा देते हैं।
5 ग्राम इन 100 ml, बिल्कुल ठीक। तो हमारे पास 5% एल्ब्यूमिन का जो एम्प्यूल आता है वो 250 ml होता है, उसमें कितना होता है? और जो 20% आता है उसमें कितना होता है? 25 क्यों होगा? अगर आपके 100 में 5 है तो उसको मल्टीप्लाई करते जाए ना, 12.5 होना चाहिए ना। ठीक है, 12.5 होगा, ठीक है। तो आपका 5% का मतलब है 5 इन 100, ठीक है, 5 ग्राम्स इन 100। इसी को अगर आप 1 लीटर की इन्फ्यूजन में पूछेंगे आपसे तो आप 50 ग्राम्स इन 1 लीटर बोलेंगे। आपके पास जो 5% एल्ब्यूमिन आता है, वैसे तो यहाँ आता नहीं, हमारे पास 20% आता है, ठीक है। तो 5% एल्ब्यूमिन में 250 ml का होता है, उसमें आपका 12.5 ग्राम ऑफ एल्ब्यूमिन होता है। हमारे पास आता है 20%, उसमें कितना होता है? 20% एल्ब्यूमिन में आपका एल्ब्यूमिन कितना है? ठीक है, 20% है ना, इसका मतलब है 20 ग्राम्स इन 100 ml। तो 200 ग्राम्स इन 1 लीटर होगा। अब आपके पास जो एम्प्यूल अवेलेबल है 20% का, वो कितने एम एल का होता है? 50 ml का। तो अगर 100 में 20 है तो 50 में कितने होंगे? उसका आधा ही होंगे ना, हाफ होंगे ना। अगर आपका 20% है 20 इन 100, आपके पास अवेलेबल एम्प्यूल 50, तो आप उसका हाफ कर लें। 100 में आपकी 20 है तो 50 में 10 होंगे, ठीक है। तो इस तरह आपने रफ आइडिया लगाना है। ये पूछते हैं आपसे एग्जामिनर, लॉन्ग केस जिसको ये लगेगा उसमें बड़ा ये तंग करेंगे। अच्छा, एफएफपी का डोज कैसे निकालते हैं, किसी को पता है? और एक आपका जो बैग होता है वो 200 ml का होता है, ठीक है। तो एफएफपी का डोज पूछते हैं आपसे, ये आपने सिंपल बताना है कि पेशेंट का जितना भी बॉडी वेट होगा आप उसको मल्टीप्लाई बाय 15 करेंगे, ठीक है। लेट सपोज अगर 50 kg का पेशेंट आपके पास आ रहा है तो 50 × 15 करेंगे आप, ठीक है। जो भी आंसर आएगा उसको फिर उस बैग्स पे डिवाइड करेंगे। 1 बैग इक्वल्स टू 200। अच्छा जी, दूसरी रिजीम आपकी होती है साइक्लोफॉस्फामाइड की। साइक्लोफॉस्फामाइड में ये वाहिद डिजीज है जिसमें आपने जीएफआर के बेसिस पे इसको मॉडिफाई नहीं करना, वरना आप एंका पढ़ेंगे, बाकी डिजीजेस पढ़ेंगे, उसमें हम जीएफआर पे, एज पे और लीकोपीनिया पे डोज ऑफ साइक्लोफॉस्फामाइड मॉडिफाई करते हैं। एंटीजीबीएम के पेशेंट में आपका साइक्लोफॉस्फेट को डोज विद जीएफआर मॉडिफाई नहीं होता, सिर्फ एज पे होता है और लीकोपीनिया के साथ होता है, ठीक है। आपने 2 to 3 ml/kg से स्टार्ट करना है। अगर पेशेंट की एज 55 से ज्यादा होगी तो आप डोज को रिड्यूस करेंगे, 2 मिलीग्राम पर ले आएंगे। अब इसमें आपको क्वेश्चन करते हैं कि ओरल देंगे या आईवी देंगे। तो रिकमेंडेशन जो है वो ओरल है। आईवी के साथ इतनी इसकी एफिकेसी अच्छी नहीं है, लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन ही नहीं है ओरल का, अवेलेबल ही आईवी है, तो फिर आप दे सकते हैं, उसका डोज पर इक्वल होगा, ठीक है।